जेके अब तक आपके लिए लेके आ रहा है न्यूज़, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, हेल्थ की खबरें। अगर आप भी जेके अब तक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें 9682593551 और अपना बायोडाटा आप हमें भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है rkddj136@yahoo.co.in। जेके अब तक देख रहे सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। मैं हूं राजकुमार। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर कुमार जी, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं जम्मू कश्मीर के। सुधीर जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। जी थैंक यू जनाब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कितनी देर हो गई आपको इस जर्नलिज्म करते हुए? राजकुमार जी, कोई ऑलमोस्ट 27+ साल हो चुके हैं इस फील्ड में काम करते हुए। 27+ ईयर हो चुके हैं। तो और कैसा एक्सपीरियंस रहा इन 27 से ज्यादा सालों का आपका पत्रकारिता में? पत्रकारिता में इसमें खट्टा मीठा रहा, ऑफ एंड ऑन हम्म, रहा, कभी ऊपर कभी नीचे। कभी जर्नलिज्म जो है एक एक टाइम पे बड़ा पीक पे था, बड़ा एक मुकाम होता था जर्नलिस्ट का। आज वो दौर नहीं है। चलो, वो भी दौर अभी वापस आ जाएगा। जो वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। सही बात है। और अगर आपके एक्सपीरियंस की बात करें तो कुछ हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें कि इतने सालों में किस प्रकार से आप इस लाइन में रहे, कैसे आए? कुछ अपने बारे में अगर बताना चाहें तो हमारे दर्शक भी आपसे रूबरू हो जाएंगे थोड़े अच्छे से। नहीं राजकुमार जी, ऐसा था कि ऐसा बात है कि जब हमने इस फील्ड में आए तो एक बड़ी जो युवाओं में या लोगों में एक बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी, दिलचस्पी होती थी कि जर्नलिज्म हमने करना है, मीडिया प्रिंट मीडिया में हमने जाना है। वहाँ पे तभी हमारे टाइम पे प्रिंट मीडिया होता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला दौर ये 19 के बाद में ज़्यादा यहाँ पे इंडिया में आया। तभी हमारे पास प्रिंट मीडिया में हम थे, तो प्रिंट मीडिया से हमने बहुत कुछ सीखा, अपने सीनियर लोगों से सीखा। और जो अपने कोलीग थे सीनियर, अपने जूनियर, अपने सबसे मतलब छोटे से लेके बड़े लोगों से, बड़े बड़ों तक हमने सबसे कुछ ना कुछ सीखा, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें सुधीर जी, जम्मू कश्मीर में पिछले, जैसा हम जानते हैं कि 2019 के बाद बहुत कुछ बदला है, बल्कि उससे पहले ही जब से यहाँ गवर्नर रूल लगा तो यहाँ पे बहुत सी चेंजेस आई। तो पहले के जम्मू कश्मीर में और अब ये जो पिछले 5-6 साल का जम्मू कश्मीर रहा, क्या देखा आपने? कैसा आपको लगा? क्या बदलाव आपने महसूस किया? देखो, ये पहले अगर आप देखो 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करती थी। जी, अगर मैं कहूँ तो जम्मू कश्मीर को एक खुशहाल, भारत की एक खुशहाल स्टेट में से गिना जाता था 2019 से पहले। और बिल्कुल। इंडिपेंडेंट अपनी एक स्टेट थी हमारा, जहाँ पे मतलब कि सब कुछ अपना जो था, डैम प्रोजेक्ट, हाइडल प्रोजेक्ट, ये अपना मतलब हम सारी चीज हमारी अपनी थी यहाँ पे। जब 2019 के बाद, 2019 के बाद, जब ये जो स्टेट को इन्होंने डाउनग्रेड किया, और डाउनग्रेड करने के बाद यूटी में बनाया। यूटी के बाद इन्होंने 356 के अंडर प्रेसिडेंशियल रूल यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। तो प्रेसिडेंट रूल के अंडर इस स्टेट को, यूटी को डाल दिया। फिर धीरे 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 इन्होंने उसको रेगुलराइज करके, जैसे एक यूटी होती है, चंडीगढ़ यूटी है या दूसरी यूटी है, जो 7 अदर्स जो यूटीज हैं, इन्होंने रेगुलराइज करके इसको परमानेंट एक यूटी बना दिया, जो 239 या 239A के अंडर सारी पावर जो थी वो एमएचए ने ले ली थी। तो क्या ये जो ये रहा, लोगों ने भी कोई खास प्रोटेस्ट नहीं किया जब ये यूटी बन गई? तो कोई खास प्रोटेस्ट नहीं हुए, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। राजकुमार जी, अगर आप अगर देखो तो एक्सेप्ट इन्होंने करना था, क्योंकि जब वो पुलिस का डंडा चलता है, हमने जो कहूँगा, तो जी, वो फोर्सफुली इन्होंने सारा लॉ चलाया। इन्होंने, पुलिस इनके हाथ में थी एमएचए में। जिसने भी बोला उसके खिलाफ एक्शन हुई। मतलब आपने गवर्नमेंट की लाइन को अगर आपने क्रिटिसाइज किया, या गवर्नमेंट की लाइन को अगर
थोड़ा-सा भी दाएँ-बाएँ हुए, तो आपको इजाज़त नहीं थी कि जैसे हम कहेंगे कि मीडिया को भी एक किसी हद तक फ्रीडम नहीं था, लिखने का, बोलने का या करने का। और आपने जैसे आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, तो स्टोरी जैसे कुछ छप जाती थी तो पूरा सुबह जो पूरा तंत्र था पुलिस का, सिविल का, वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती थी। ये कहाँ से आई है? कैसे हुई है? क्यों हुई है? आपको पूरा जवाब देना पड़ता था वहाँ पे अगले दिन। ये ये एक दौर ये था, ये जैसे आपने पहले बताया, एक पहला भी दौर था जिसमें फ्री एंड फेयर था। जो चीज़ हम लिखते थे सरकार उसको पढ़ती थी और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करती थी। जैसे आपको याद सही। होगा कि मैं आपको यहाँ यहाँ बता दूँ कि हमारे गवर्नर हुआ करते थे एन.एन. वोहरा साहब, आपको याद होगा। तो जी, वोहरा साहब बिल्कुल। का ये था कि वोहरा साहब का ये था कि वो मॉर्निंग में जितने भी पेपर हुआ करते थे, जितने न्यूज़पेपर हुआ करते थे, उनकी कटिंग एक उनका विंग हुआ करता था, उनकी कटिंग उनके पास जाती थी। और जिस डिपार्टमेंट के खिलाफ अगर कोई थोड़ी-सी लिखा होता था, हेल्दी क्रिटिसिज्म वाला, ऐसे तो बहुत लोग होते हैं ब्लैकमेलिंग भी करते हैं, ऐसा नहीं मैं कहता सारे ही एक ही जैसे हैं। हमारे बिल्कुल, फील्ड में भी ऐसे लोग हैं जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, अभी भी करते हैं वो। लेकिन बिल्कुल। उन्होंने क्या करते थे कि वो वहाँ पे मार्क करते थे, मार्क करने के बाद उस डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को जाता था और उसको शाम तक उसका जवाब देना पड़ता था, ताकि वो देना पड़ता था, बिल्कुल। आंसरेबल थे वो यहाँ। बट अभी अनफॉर्चुनेटली क्या था कि आप जो मर्जी लिखते चलो, जो मर्जी करते चलो, सरकार को कोई उसका असर नहीं है कि क्या आप लिख रहे हो, क्या आप कर रहे हो, क्या आप बोल रहे हो, ये आपको सरकार का कोई असर नहीं है। देखते हैं कल के बाद क्या स्थिति परिस्थितियां स्टेट में जे.एंड.के में उत्पन्न होती हैं, नई सरकार आने से क्या क्या चीज चेंज होती है। बहुत सारे यहाँ पे आईएएस अफसर जो हैं वो आए इन 5-6 सालों में और बहुत सारा उन्होंने काम किया। उनमें से एक लेटेस्ट जिनका डेपुटेशन भी पूरा नहीं हुआ, 10 तारीख को वो गवर्नमेंट बनने से पहले-पहले यहाँ चले गए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि शायद एनसी से उनके संबंध अच्छे नहीं थे और एनसी के आने के बाद उनके जो भी कोई अगर कारनामे रहे हों, तो वो निकलने वाले थे। इस प्रकार से ये जो बाहर के आईएएस अफसरों का आना, नौकरशाही यहाँ बहुत ज़्यादा हावी थी। उस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? क्या कल के बाद कुछ बदलेगा? मुझे लग रहा है डेफिनेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट आने से काफी कुछ चेंज होगा, क्योंकि ऐसा है कि जैसे आपने देखा एक जैसे आपने नौकरशाही की बात की, 14,000 करोड़ रुपए का स्कैम जल जीवन मिशन में हुआ। जल सब शक्ति में, कुछ बिल्कुल सही, ये जल जीवन मिशन सही। में हुआ और उसमें जो सीनियर आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने व्हिसल ब्लोअर थे, उन्होंने उसको उजागर किया। उसके बाद में पीएमजेएवाई में 500 करोड़ का स्कैम निकला। उसमें बाद में दावत स्कैम निकला एक। जी, तो ये स्कैम जो मेन स्कैम थे, उससे पहले भी तो स्कैम थे, जैसे 500 करोड़ वाला एक और स्कैम था, टू फाइल वाला, जिसमें राम माधव जी का नाम भी था, हुँ, सीबीआई इंक्वायरी अभी भी चल रही है। तो ये स्कैम वाला हुँ, सिलसिला जो था, ये ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी थी कि जो बाहर के लोग थे, वो हमारे जम्मू के ऑफिसरों की बात तक नहीं सुनते थे। उनको बी ग्रेड के ऑफिसर समझते थे। वो भी अपनी जगह पे मतलब काफ़ी परेशान थे। हमारे जो जे एंड के cadre के जो हमारे अपने आईएएस ऑफिसर थे, जेकेएस ऑफिसर थे, जेकेपीएस ऑफिसर थे। आपने देखा जितनी भी प्राइम पोस्टिंग थी, सभी बाहर के लोग 2019 के बाद सभी बाहर के लोगों ने उसके ऊपर कब्जा करके रखा था। बिल्कुल। धीरे धीरे जैसे ही इलेक्शन हुई 8 ये जो अक्टूबर के बाद रिजल्ट निकला, कुछ लोग पहले जैसे ही नोटिफिकेशन निकली, उनको पता था कि एनसी हुकूमत आ रही है, तो वो पहले कुछ लोगों ने अपना डेपुटेशन करवा के निकल गए। कुछ अभी जा रहे हैं, कुछ अभी डेपुटेशन लाइन में वो हैं, ऑलरेडी डेपु जी, जी, जी। कुछ अभी और लाइन में हैं, वो भी जा रहे हैं। वो भी मतलब वो भी तैयार हैं जाने के लिए। तो ये चीज़ें जैसे हैं कि मैंने आपको ये बताया कि जैसे अशोक परमार जी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने जब ये बात उजागर की तो सरकार ने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन या प्रोब करने के बजाय उन्हीं के ऊपर एक्शन कर दिया, एमएचए ने और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने।
उल्टा उन्हीं के ऊपर एक्शन कर दिया और उनको मतलब लोअर ग्रेड की पोस्ट में डाल दिया, इंपा में डाल दिया। वो प्रिंसिपल हम्म, सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर एक बड़े लोअर ग्रेड में डाल दिया, यहाँ पे इवन के रूम भी नहीं बैठ रहे हैं, कल बड़ी मुश्किल से मिलता है। अब ये परिस्थितियां एक आईएएस ऑफिसर के लिए हैं, तो कॉमन मैन या आम आदमी मेरे और आप जैसे जो लोगों के लिए क्या सी परिस्थितियां होंगी। जैसे आपने देखा कि बहुत हालात जो इस गवर्नमेंट तो बड़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट तो बड़ा कुछ क्लेम करती है, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये डेवलपमेंट की, हमने वो किया, जम्मू स्मार्ट सिटी किया, हमने खेलो इंडिया किया, हमने ये किया। लेकिन ऑन ग्राउंड पे अगर देखें, फाइलों में बड़ा कुछ है। अगर इन्वेस्टिगेट ये सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार अगर इसको पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेट करे, फाइलों में बहुत कुछ आपको मिलेगा, ग्राउंड में आपको बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा। जितने स्कैम इन सालों में हुए हैं, क्या आपको लगता है कि नई गवर्नमेंट इतनी हिम्मत करेगी कि उन स्कैम्स को जो है वो एक्सपोज कर पाएगी, और जो भी आम लोगों के लिए जो पैसा आया जम्मू कश्मीर के लोगों को, और जिन जिन अफसरों ने अगर उसका मिस यूज किया है, तो आपको लगता है कि एनसी गवर्नमेंट कोई इस पे एक्शन कर पाएगी? नहीं, एलसी ऑब्वियसली आपने देखा, जैसे उमर अब्दुल्ला साहब ने कल 11:30 बजे का उन्होंने स्वेरिंग इन सेरेमनी का शपथ समारोह रखा हुआ है। 3 बजे उन्होंने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की मीटिंग कॉल की हुई है, एक मैसेज देने के लिए कि ये जो आप जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या दूसरी पार्टी के साथ एफिलिएशन है, उसको खत्म करके आप सरकार की हेल्प करो, सरकार की मदद करो, लोगों का काम करो, लोगों की फाइलें मत रोको। बड़ी मजेदार बात आपने राजकुमार जी, जैसे आपने, मैं आपको बता दूं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बोलते हैं कि ई ऑफिस, एमएचए से अमित शाह जी बोलते हैं ई ऑफिस। ई ऑफिस का मतलब क्या है, आज तक मुझे नहीं लग रहा इन दो जो हमारे एमएचए में लोग बैठे हुए हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, इनको ई ऑफिस का बिल्कुल कोई मतलब नहीं पता। मैं यहाँ पे ओपनली कह रहा हूँ। उसका रीजन जी। ये है कि अगर आपके पोर्टल में, आपके कंप्यूटर में, आपके सिस्टम में आज फाइल आ गई है, आपको आज शाम तक उसको क्लियर करना है। ई फाइल जी। का ये मतलब है। ये नहीं है कि हम्म, आप एक हफ्ता आप अपनी उसी फाइल पे बैठे रहो, दिल करेगा आप उसको क्लिक करके आगे भेज दोगे जिसको भेजना होगा। ऐसा नहीं है। हम्म, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बड़ा आपने देखा एक सिस्टम है, मैंने उनको देखा अच्छे तरीके से, वहां स्टडी की है कि अगर ऑफिसर के पोर्टल में वहां फाइल में सिस्टम में पड़ी रही, दूसरे दिन ऑफिसर जितना मर्जी जोर लगाएगा, वो किसी को भेज नहीं पाएगा वो फाइल, आगे वो फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। उसको उसका रीजन हम्म, लिखना है, कल वो क्यों नहीं कर पाया। जब रीजन से हम्म, वो सेटिस्फाई हो जाएगा, वहां पे आपका जो इनका सेंट्रली जो इनका इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, वहां पे इनका सीनियर ऑफिसर सेंटर वो सेटिस्फाई हो जाएगा, फिर उसको अलाउ करेगा कि आप ये आप इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन आपको ठीक। उसका रीजन देना है। यहाँ पे ये देखा मैंने, आपके एक फाइनेंस की डिपार्टमेंट की फाइल आपको, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। फाइनेंस में बाहर से फाइनेंशियल कमिश्नर फाइनेंस आया हुआ है, तो बिल्कुल। एक फाइल है वहां पे, वो सीनियरिटी की फाइल घूम रही है पिछले एक हम्म, महीने से। डायरेक्टर कोड और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर और अंडर सेक्रेटरी, ये मतलब वहीं के घूम रही है, पिछले एक महीने से घूम रही है। कभी उसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास, डिस्पोजल उसका बिल्कुल जीरो था। एनी हाउ, ठीक। जब जिनकी फाइल थी उन्होंने उसको ट्रैक किया, उन्होंने उनके थोड़ा प्रेशर बिल्डअप किया, फिर जाके जो डायरेक्टर कोड था, डायरेक्टर कोड ने उस फाइल को फिर एक मीटिंग कॉल की, मीटिंग कॉल करने के बाद बोला कि ये फाइल इसको निकाल दो। जब उनको पता चला कि सरकार जब आ रही है, नेक्स्ट जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा अब्दुल रहीम रातर होगा, और अब्दुल रहीम रातर को जैसे आप जानते हो राजकुमार जी, वो बड़े टफ बंदे हैं और फाइनेंस के बड़े एक्सपीरियंस, फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक्सपीरियंस होल्डर हैं, बड़े जबरदस्त पुराने, हम्म, मतलब पूरा जानते हैं, एबीसी जो है वो जानते हैं। जी। फिर उन्होंने जी। ये जाके वहां पे क्लियर की। ये एक डिपार्टमेंट की हालत मैं बता रहा हूँ। बाकी आप हम्म, देखो सेक्रेटरीट में, आप ऑफनली देखोगे कि उनका ई ऑफिस बंद ही रहता है। क्या हुआ जी, सर्वर बिल्कुल। डाउन हो गया, क्या हुआ जी, ई ऑफिस बंद हम्म, है जी, क्यों बंद हम्म, है क्या नहीं। अगर आपने ई ऑफिस रखा है तो ई ऑफिस का मतलब यही होता है, अगर राजकुमार जी के पोर्टल में आज फाइल गई है सिस्टम में, तो आज उनको एट एनी कास्ट आज उसको क्लियर करना है। पर ऐसा कभी देखने में नहीं मिलता। ई ऑफिस भी कुछ नहीं है, सिर्फ एक बेवकूफ बनाने वाली लोगों को बात है ये।
सुधीर जी, अगर हम बात करें जिस प्रकार से कल 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, नई गवर्नमेंट बनने जा रही है और जम्मू कश्मीर के इतिहास में यूटी बनने के बाद पहली बार गवर्नमेंट बनने जा रही है। क्या कहना चाहते हैं? हमारे दर्शकों को थोड़ा सा समझाएं गणित, किस प्रकार से किसकी गवर्नमेंट बनने है, कौन कौन मंत्री हो सकते हैं? देखो राजकुमार जी, पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं इस इलेक्शन की मैं आपको बता दूं कि जी। इस इलेक्शन में एक चीज देखने में हमें ये मिली। जी। जम्मू और कश्मीर दोनों अलग अलग हो गए। जी। कि जम्मू ने बीजेपी को दिया वोट, कश्मीर ने हम्म। एनसी को दिया मैंडेट सारा। मतलब अल्टीमेटली सरकार जो एनसी इसीलिए बन पाई कि क्योंकि सबसे ज्यादा सीट्स जो थी वो एनसी ने ले ली हैं और बीजेपी को नतीज इसको मिली। पोलराइजेशन माना जाए। पोलराइजेशन जी। पोलराइजेशन इसको 101% पोलराइजेशन है, क्योंकि हम्म। इन्होंने डिवाइड किया लोगों को। जी। जैसे आपने देखा, मैं अक्सर यही कहता हूं कि लोगों को अपने वोट को बड़ा जुडिशियसली यूज करना चाहिए, क्योंकि सही। 5 साल के बाद में आपको बड़ी मुश्किल से 5 साल के बाद मौका मिलता है। और ये जो नेतागण जितने लोग होते हैं 1 महीना सड़क पे रहते हैं, और आपको 4 महीने और 11 दिन सड़क में रहना है, ये आप भूल जाते हो जब आप चार उनको साल वोट चार करते हो। साल चार चार साल चार ग्यारह साल महीने और 11 4 साल और हम्म। 11 महीने आपको सड़क में हाय हाय लाठी खाने हैं या आपको कुछ करना है, वो आपको 4 साल 11 महीने वहां पे आपको करना है। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि आप जब वोट करते हो बड़े जुडिशियसली वोट करो, और अपने कॉन्शियस को, जो जो पार्टियां धर्म के नाम पे या जो लोग धर्म को नाम के देश को बांटना चाहते हैं, कास्ट, क्रीड, कलर, रीजन, उनके उनसे थोड़ा परहेज करना चाहिए, उनको थोड़ा सा पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। अदरवाइज ये आने वाला टाइम बहुत खतरनाक टाइम जो आएगा। अगर आप इसको हम चेक नहीं कर पाए, जो आने वाली पीढ़ी है हमें क्षमा नहीं करेगी इसके लिए। जी। और कल की गवर्नमेंट जो फॉर्मेशन हो रही है, कुछ हमारे दर्शकों को बताएं, किस किस की उम्मीद है, मंत्री कौन कौन आ सकते हैं? देखो राजकुमार जी, इसमें टोटल 9 मिनिस्टर होंगे। हम्म। जैसे ड्यूटी का एक फॉर्मेट है, ड्यूटी का एक जो रूल है, टोटल 9 मिनिस्टर होंगे जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब होंगे। और जो परमानेंट, जहां हम अपने जम्मू रीजन की बात करेंगे तो अगर आप देखें तो सुरेंद्र चौधरी, जिन्होंने बीजेपी के बड़े कदावर नेता रविंद्र रैना जी को बड़ी ह्यूमिलेशन, मतलब बड़ी बिग डिफीट जिसके लिए है, उन्होंने हम्म। उनको बड़ी हराया, बड़े वोटों से हराया। उसके हम्म। बाद में ताराचंद जी को हराने वाले सतीश शर्मा जी, ताराचंद जी हम्म। आपको पता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हुए हैं, और वो भी कांग्रेस के बड़े बहुत बड़े नेता हैं, उनको भी हराया। सतीश जी का भी नाम इसमें अभी एज ए सतीश, कुछ लोगों ने कहा कि सतीश जी ने एनसी, जो उनके राइवल्स हैं वही कर रहे हैं कि एनसी ज्वाइन की है, ऐसा नहीं है। उन्होंने खुद ही बोला कि मैंने एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एनसी को, ये जो एनसी बस कांग्रेस सपोर्ट दी अलायंस है। है, सपोर्ट दी है। सपोर्ट दी हुई है, ठीक है। बिल्कुल। और हम्म। जैसे अभी अगर आप मैक्सिमम 4 ही आदमी जम्मू से ले सकते हो, 3 या 4, 4 में से हम्म। आप देखोगे कि 2 जो हैं, एक बनी से है हम्म। और एक जो है रामबन से है, सुरेंद्र हम्म। सिंह राजू। ये दो, हम्म। ये कैंडिडेट हैं इनके लिए। तो इन हम्म। बनी और राजू का, जो इनमें से रामबन वाले एमएलए का, इनमें से एक ही का नाम होगा, हम्म। क्योंकि ये एक इनको एनसी को, जो इनके अपने कैंडिडेट हैं, इनको अपना जम्मू का भी एक आदमी चाहिए। बनी वाला हम्म। भी हो सकता है और हम्म। ये रामबन वाला भी, इनमें से एक हो सकता है। बाकी जी। इनके पास सागर है, राथर है, तनवीर सादिक है वहां से श्रीनगर से, हम्म। है ना। और 3 4 लोग ये लोग हैं, मतलब टोटल 9 बंदे की चीफ मिनिस्टर डाल के टोटल 9 आदमियों की कैबिनेट हो। बिल्कुल। और हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या ये जो पिछले काफी देर से जम्मू कश्मीर के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बिना कोई असेंबली के, हम पिछले काफी सालों से, 5-6 सालों से, ज्यादा सालों से बल्कि, यहाँ कोई असेंबली ही नहीं थी, तो क्या अब कोई रिलीफ मिल पाएगी फाइनली? नहीं, अभी डेफिनेटली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है
उनके लिए, लोगों के लिए वहाँ मिलना, सेक्रेटरीएट में जाना, बड़ा थोड़ा ईज़ आउट हो जाएगा, आसान काम हो जाएगा मंत्रियों से मिलना, क्योंकि मंत्री जो होते हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो लोगों को मिलते हैं, घर में भी मिलते हैं, ऑफ़िस में भी मिलते हैं। काम की बात की जो है देखा जाए तो बाहर की बात है, लेकिन मिलने वाला जो काम है, उनका वो काम, मिलने वाला काम यही है कि वो सबको मिलेंगे। जैसे आपने बोला है, जैसे आपने सुना है फारूक साहब ने ये बोला, बड़ा साफ शब्दों में ये बोला हुआ है कि जम्मू के बिना कश्मीर अधूरा, कश्मीर के बिना जम्मू अधूरा। और जी। उन्होंने बोला कि जम्मू ये ना सोचे कि जम्मू का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हम जम्मू के लिए सारे जो काम होंगे जम्मू के लोगों के, वो प्रायोरिटी पे हुँ, करेंगे। शायद आपको ये भी एक याद होगा कि एक ऐसा मौका एक बार पहले भी आया था, दर्शकों हुँ, को शायद ये भूल गया। एक बार जी, पहले भी एक बार ऐसा मौका आया था जब एनसी पूरी मेजॉरिटी में आई थी, जिसकी हुँ, वजह से जम्मू में उनका कोई भी जो अपोजिशन का थे, अपोजिशन में रहे जम्मू वाले सारे, तो शेख अब्दुल्ला साहब ने ये एक बड़ा मैसेज दिया था अपनी पार्टी के सभी मंत्रियों को कि जम्मू के लोगों का जितना भी जो भी काम है प्रायोरिटी पे करना है। और ऑब्वियसली उन जी, लोगों ने किया। विद रिजल्ट क्या हुआ कि जब अगली इलेक्शन आई, तो 7 से 8 जो उनके थे एमएलए जीत गए। इसमें ये जो मढ़ से, उनमें से ये जीते थे, अपना अजय सोत्रा जी मढ़ से जीतते रहे, तो हुँ, और विजयपुर से जीतते रहे। ठीक है, फिर उधर से विजयपुर से थे, फिर इन्होंने कुछ जो नहीं जीत पाए उनको एमएलसी बना के इनको रिप्रेजेंटेशन दी। तो ये अभी यही फार्मूला दोबारा से जो चलाएंगे फारूक अब्दुल्ला साहब, इसको यही फार्मूले को दोबारा से लाएंगे वापस। और क्या हम जम्मू कश्मीर स्टेट बनते हुए देखेंगे जल्दी या अभी टाइम लगेगा? देखो ये ऐसा है कि आपको स्टेट मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से। हुँ, गवर्नमेंट जो आपको लॉलीपॉप दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि जैसे आपको राम माधव जी बोल रहे हैं कि आप एश्योरेंस दो कि यहाँ पत्थरबाजी नहीं होगी, यहाँ वो दे दो, वो दो कि आप लिख के दो, या ये दो कि एश्योरेंस दे दो कि आप भाई, ये चीज़ बड़ी साफ है कि देखो, इन्होंने इलेक्शन जो था, मैं बिल्कुल क्लियर बोल देता हूँ कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करानी थी। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट बीच में अपनी डायरेक्शन पास नहीं करती, तो इन्होंने भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आपने देखा इन्होंने जो इनका स्वेरिंग इन सेरेमनी को डिले क्यों हुआ, क्योंकि हुँ, इन्होंने परमानेंटली 239 और 239 ए को, जो डेलीगेशन ऑफ पावर थी, वो परमानेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी थी, ताकि हमने यहाँ पे कोई इलेक्शन यहाँ पे नहीं करानी है जब तक हमारी सरकार दिल्ली में है। अब स्टेटहुड है, स्टेटहुड भी सुप्रीम कोर्ट से ही मिलेगा। और कुछ लोग जो हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स, वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चले गए हुए हैं, तो ये वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से ही यहाँ पे रिलीफ मिलेगा। 30 तारीख तक अगर मिल गया रिलीफ, 30 नवंबर तक, तो ठीक है। उसके बाद नया चीफ जस्टिस आएगा, उसका क्या रवैया रहेगा, गवर्नमेंट की तरफ कितना उनका झुकाव रहेगा, वो देखने की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जैसे शपथ लेती है तो जम्मू कश्मीर में कुछ बदलाव होंगे। सुधीर जी, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया।